रस निष्पत्ति सिद्धांत में आज हम बात करेंगे रस निष्पत्ति सिद्धांत की संकुक के द्वारा व्याख्या। इससे पहले हमने भट्ट लोलट की व्याख्या पढ़ी थी। आज हम बात करेंगे संकुक। संकुक का मत अनुमितिवाद कहलाता है और अनुमितिवाद की स्थापना संकुक ने भट्ट लोलट के विरोध में की थी। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति, देखिए वहाँ निष्पत्ति का अर्थ कुछ और था, यह निष्पत्ति का अर्थ कुछ और है। उन्होंने निष्पत्ति का अर्थ अनुमिति या प्रतीति यानी एहसास और संयोग का अर्थ अनुमान लिया है। यानी निष्पत्ति और संयोग दो ही शब्दों पे आपत्ति है, तो वो निष्पत्ति का अर्थ लेते हैं अनुमिति, प्रतीति, एहसास। निष्पत्ति का मतलब होता है कि एहसास होता है, अनुमिति होती है किसको, दर्शक को या पात्रों को। और संयोग का मतलब होता है कि जब वो अनुमिति, प्रतीति या एहसास हो जाता है तो अनुमान लगा लिया जाता है कि रसानुभूति हो गई। उन्होंने कहा कि दर्शक न्याय की भांति मंच पर अभिनय करने वाले पात्र में ही उन भावों का अनुमान करते हुए रस का अनुभव करता है। संकुक कहते हैं कि दर्शक जो होता है वो मंच पे अभिनय करते हुए पात्रों को देखता है और अनुमान लगाता है कि ये ऐसा महसूस कर रहे होंगे, ये प्रसन्नता महसूस कर रहे होंगे, ये हर्ष या ये दुख महसूस कर रहे होंगे, और उसको अनुमान करते हुए वह भी अपने आप को वैसा मान लेता है और रसानुभूति या रस का अनुभव करता है। रस सामग्री, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, इनके आधार पर पाठक या दर्शक अनुमान मात्र करता है। वो कहते हैं अनुमान करता है, अनुमान मात्र करता है, उत्पत्ति कुछ नहीं होती, अनुमान मात्र करता है। स्थायी भाव और रस का अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता। संकुक कहते हैं कि स्थायी भाव जो होते हैं, जो नो हैं, और रस, उनसे पैदा होने वाले रस, उनका अनुभव प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जा सकता, केवल अनुमान किया जा सकता है, अनुमान लगाया जाता है, और वह अनुमान से ही रस की प्रतीति या एहसास होता है। इसलिए वो कहते हैं कि रस की निष्पत्ति नहीं होती, रस का कहीं उत्पादन नहीं होता। वहाँ जो उत्पाद्य उत्पादक संबंध बताया था भट्ट लोलट ने, वो इसको नकार रहे हैं। वो कहते हैं रस न उत्पादन होता, न कोई उत्पाद्य सामग्री है, रस की केवल अनुमिति या एहसास होता है। अब यहाँ प्रश्न खड़ा होता है कि अनुमान तो बुद्धि की प्रक्रिया है, अनुमान तो बुद्धि के द्वारा लगाया जाता है, जबकि रस का संबंध भावनाओं से है और भावनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं, क्योंकि भावनाओं का और बुद्धि का कोई तालमेल नहीं है। अतः अनुमान के द्वारा रसानुभूति किस प्रकार संभव है, यानी बुद्धि का जो विषय है, अनुमान या कल्प बुद्धि का विषय है, बुद्धि के द्वारा हृदय का काम कैसे हो सकता है। इस संबंध में यह ध्यान देने की बात है कि संकुक ने जो अनुमिति शब्द इस्तेमाल किया है वो ठीक उसी अर्थ का द्योतक नहीं है जो हिंदी में अनुमान का अर्थ देता है। अनुमान, कल्पना, मान लीजिए, ये अर्थ नहीं है। यहाँ अनुमिति का अर्थ कुछ और है, संकुक अनुमिति का अर्थ कुछ और बताते हैं। संकुक का अनुमिति या अनुमान न्याय शास्त्र का एक पारिभाषिक शब्द है। न्याय शास्त्र में एक शब्द है जिसका अर्थ अनुमान से बहुत अधिक व्यापक है। इस अर्थ को समझने के लिए हमें न्याय शास्त्र की थोड़ी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि न्याय शास्त्र में इस शब्द का अर्थ क्या लिया जाता है। उसके आधार पर हम संकुक के इस अनुमिति शब्द की सही ढंग से व्याख्या कर पाएंगे। न्याय शास्त्र कहता है कि ज्ञान के 4 साधन होते हैं, यानी किसी भी व्यक्ति, वस्तु अथवा परिस्थिति का ज्ञान 4 साधनों से प्राप्त होता है। प्रत्यक्ष प्रभाव, अनुमान, उपमान और शब्द। इस अनुमान, ये जो दूसरा है अनुमान, ज्ञान प्राप्ति के साधन, अनुमान के भी 3 प्रकार बताए गए हैं कि न्याय शास्त्र में ज्ञान 3 प्रकार से प्राप्त किया जाता है, यानी अनुमान 3 प्रकार से लगाया जाता है। एक तो होता है पूर्ववत, एक होता है शेषवत, और एक होता है सामान्योत्तो दृष्ट। अब इसको अलग अलग खोल के देखिए आप
कि जहाँ प्रत्यक्ष कारण को देखकर अप्रत्यक्ष कार्य की कल्पना की जाती है वह पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। यानी प्रत्यक्ष कारण को देखेंगे और फिर अप्रत्यक्ष कार्य की कल्पना की जाती है कि इसका ये कारण होता है तो शायद ये कारण होगा, इसको पूर्ववत अनुमान कहा जाता है। जैसे बादलों को देख करके वर्षा का ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि आम तौर पे धारणा है कि बादल आते हैं तो वर्षा होती है। अब ये आवश्यक नहीं है कि अनुमान सही साबित हो अथवा नहीं। दूसरा है जब प्रत्यक्ष कार्य को देखकर अप्रत्यक्ष का अनुमान किया जाता है कि प्रत्यक्ष कुछ काम हो रहा है तो अप्रत्यक्ष का अनुमान किया जाता है, इसे शेषवत कहते हैं। जहाँ सामान्य अनुभव के आधार पर अप्रत्यक्ष यानी सामान्य अनुभव है दुनियादारी का या अपने जीवन का, उसके आधार पर अप्रत्यक्ष कार्य या कारण का अनुमान किया जाता है कि सामान्यतः ऐसा होता है इसलिए ऐसा हुआ होगा, उसको कहते हैं सामान्य तो दृष्ट। जैसे प्रतिवर्ष सावन में वर्षा होती है, अतः सावन के महीने में वर्षा का अनुमान करना सामान्य तो दृष्ट कारण कहलाएगा, क्योंकि प्रचलन में ऐसा है। न्याय शास्त्र के अनुसार विभाव पूर्वत अनुमान हैं। विभाव जो होते हैं वो पूर्वत अनुमान है, यानी बादलों को देखकर वर्षा ज्ञान प्राप्त करने वाली बात है। अनुभाव शेषवत अनुमान है और संचारी भाव सामान्य तो दृष्ट अनुमान है कि प्राय ऐसा होता है। वस्तुतः न्याय शास्त्र में ज्ञान और अनुमान दोनों ही व्यापक अर्थ में प्रयुक्त किए जाते हैं। वहाँ ज्ञान शब्द का भी व्यापक अर्थ है और अनुमान का भी व्यापक अर्थ है, लेकिन साहित्य में ऐसा नहीं है, जो क्रमशः अनुभूति और अनुभव के अर्थ में भी समन्वित हैं। शंकुक की जो अनुमिति है उसको अनुमान की बजाय अनुभूति कहना अधिक होगा, सटीक होगा। कि शंकुक ये कहते हैं ना कि अनुमिति होती है, तो हाँ हम ये कह सकते हैं कि अनुमिति नहीं अनुभूति होती है। सामान्य अर्थ में अगर इस बात को सही और सरल शब्दों में कहा जाए, इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान को अनुभव कहते हैं, जबकि न्याय शास्त्र में उसे ही ज्ञान कहा जाता है। यानी साहित्य में इंद्रियों से प्राप्त जो ज्ञान होता है, जैसे आँखों से देखा, कानों से सुना, ये साहित्य में तो इसको कहा जाता है अनुभव, और न्याय शास्त्र में इसको ज्ञान कहते हैं। वहाँ वो ज्ञान है, अनुभव नहीं है, ज्ञान है। यही बात अनुमान और अनुभव पर लागू होती है। इस प्रकार शंकुक ने न्याय शास्त्र के आधार पर निष्पत्ति की व्याख्या की, जबकि न्याय शास्त्र और साहित्य का तालमेल नहीं है। तो वो क्या कहते हैं, नट और सामाजिक के संबंध को स्पष्ट करते हुए, यानी दर्शक और अभिनेता या कलाकार, उनका संबंध क्या है, इसको स्पष्ट करते हुए वो चित्र तुरंग न्याय का उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार घोड़े के चित्र को देखकर किसी दीवार पे या किसी पुस्तक में या किसी कागज़ पे घोड़े के चित्र को देख करके अनुमिति या अनुभूति होती है कि ये घोड़ा है, उसी प्रकार अभिनेताओं के अभिनय में मूल पात्रों की प्रतीति, एहसास या अनुभव होता है। कि जैसे मंच पे कोई राम का अभिनय कर रहा है या सीता का अभिनय कर रहा है, तो उसके अभिनय को देख करके दर्शक को एहसास होता है किसका, राम का, कि इसमें राम ही है। भट्टलोलट की भांति शंकुक की मूल भाव की स्थिति ऐतिहासिक या काव्यगत पात्र में मानता है। भट्टलोलट भी यही बात करता है कि जो मूल भाव है उसकी स्थिति मूल पात्र में ही रहती है, और ये भी यही कहते हैं कि मूल जो भाव होता है वो तो मूल रामादि, राम, शकुंतला, दुष्यंत, इन्हीं में रहता है। नट में तो भावानुभूति का निषेध दोनों ने किया है। दोनों ही कहते हैं कि नट जो होते हैं वो तो बेचारे अभिनय करते हैं, उनके अंदर तो कोई भाव विचार होते ही नहीं, भावनाएं भी नहीं होती, उनको तो कुछ नहीं होता, वो तो केवल अभिनय करते हैं। तो सामाजिक जो है या दर्शक जो है उसकी अनुभूति का संबंध किससे है, फिर वो कहते हैं उसकी अनुभूति का संबंध सीधा का सीधा मूल पात्र से है। कि मूल पात्रों की अनुभूति में और दर्शक की अनुभूति में अंतर दोनों ही स्वीकार करते हैं। शंकुक रस को उत्पत्ति ने मानकर केवल अनुमिति मानता है। वो तो कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, भट्टलोल कहते हैं कि रस की उत्पत्ति होती है, शंकुक कहते हैं कि ना, उत्पत्ति नहीं होती, केवल अनुमान किया जाता है।
इसलिए शंकुक की देन इस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। जो बात भट्टलोलट ने सीधे शब्दों में कही थी उसको जानबूझ के शंकुक ने अनुमितिवाद न्यायशास्त्र के पारिभाषिक शब्दों में उलझा दिया है, बाकी कुछ भी नहीं है। जो न्यूनताएं या जो कमियां भट्टलोलट के सिद्धांत में थी वो शंकुक के सिद्धांत में भी है। इन दोनों ही विद्वानों ने इस बात का उत्तर नहीं दिया, यानी ये जो मूल प्रश्न था उसका उत्तर तो इन्होंने दोनों नहीं दिया। और मूल प्रश्न क्या था कि मूल पात्र के स्थायी भावों की अभिव्यक्ति या अनुमिति से सामाजिक को आनंद की अनुभूति क्यों होती है। वो कहते हैं कि मूल जो पात्र होते हैं अर्थात राम, दुष्यंत, शकुंतला, इनके अंदर किसी स्थायी भाव की अभिव्यक्ति होती है तो उससे देखने वाले को आनंद क्यों मिलता है। मंच के ऊपर शकुंतला अगर विलाप कर रही है, रुदन कर रही है, रो रही है, या उसको अपने प्रिय मिलन पे खुशी हो रही है, तो उससे सामाजिक आनंद की अनुभूति क्यों होती है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इस प्रश्न का उत्तर इन दोनों ने ही नहीं दिया कि दर्शक का और मूल पात्र का परस्पर क्या संबंध है, किस संबंध के आधार पर ये दोनों जुड़ते हैं, और मूल पात्र के दुख अथवा मूल पात्र की प्रसन्नता या विरह या संयोग या वियोग को सामाजिक अपने आनंद या अपनी अनुभूति के साथ जोड़ता कैसे है, वो कौन सा सूत्र है, इसका उत्तर दोनों नहीं दिया। इस प्रश्न पर विचार आगे चल करके किया है भट्टनायक ने, और भट्टनायक की बात हम करेंगे अगले कालांश में। धन्यवाद।